नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। राजकीय रण क्षेत्र में आज बात करने जा रहे हैं बिहार की सियासत की। बिहार की सियासत में अभी उठापटक काफी बनी हुई है। चिराग पासवान ने अपने बागी तेवर दिखा दिए और कह दिया है कि मेरा गठबंधन जनता के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। वहीं तेजस्वी यादव अब एमवाई की जगह बाप की बात कर रहे हैं। आरजेडी की नई परिभाषा बता रहे हैं। आखिरकार ये सब तेजस्वी यादव को क्यों करना पड़ रहा है? नीतीश कुमार अलग तरह की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वह इस वक्त एनडीए में शामिल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की अलग नई रणनीति है और उन्होंने अभी लखनऊ में कुछ समय पहले ही यादव महाकुंभ का एक आयोजन किया और उन्होंने मोहन यादव को, मुख्यमंत्री मोहन यादव को उतार दिया मैदान में। यानी कि यादवों का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के अंदर मुस्लिम यादव जो वोट बैंक है वो लगभग 32% है और यदि तेजस्वी यादव को बिहार की सियासत में आगे जाना है तो उनको नए नए नारे गढ़ने पड़ेंगे और नए नए समीकरण गढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए वे बाप की बात कर रहे हैं, इसीलिए वे आरजेडी की नई परिभाषा बता रहे हैं। तो आरजेडी की परिभाषा है आर से राइट, जे से जॉब और डी से डेवलपमेंट। वो इसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं पहले हमने सामाजिक न्याय दिया, अब आर्थिक न्याय देंगे, यानी कि पैसे की आर्थिक की बात कर रहे हैं। बाप की भी वो बात कर रहे हैं कि अब एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव की जगह वो बाप की बात कर रहे हैं। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से अल्पसंख्यक और पी से पुअर, ये वो बात कर रहे हैं। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि नीतीश कुमार ने गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में और उसमें सेंध लगा दी थी, जिसकी वजह से आरजेडी 2004 के आम चुनाव के बाद से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी। 2015 में भी वो जीत कर आई थी तो उसमें भी जेडीयू का साथ था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। और रामविलास पासवान ने दलितों के वोट बैंक में सेंध लगाई। इसलिए बिहार की सियासत में आरजेडी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। राह इतनी आसान नहीं है। अब ऐसे में समझना जरूरी है कि किसकी निगाह किसके ऊपर है। यदि तेजस्वी यादव 10% वोट बैंक बढ़ा पाते हैं तभी वो बिहार में सरवाइव कर पाएंगे, आगे निकल पाएंगे, अदरवाइज उनको कोई फायदा नहीं होगा। अभी 10% वोट कहां से आएंगे? वो आएंगे नीतीश कुमार की तरफ से। जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसके ऊपर निगाह है और इसी खेल में इस वक्त खेल रहे हैं कौन? चिराग पासवान। चिराग पासवान ने भी पिछले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ और 43 पे सिमट कर आ गए। इसीलिए बिहार की राजनीति के केंद्र में कौन है? नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। और जेडीयू पर दोनों पार्टियों की निगाह है, बीजेपी की भी और आरजेडी की भी। तो कौन किसका वोट बैंक चुरा ले जाएगा, यानी कि आरजेडी को कितनी सफलता मिलेगी और बीजेपी को कितनी सफलता मिलेगी इसके अंदर। तो दोनों पार्टियां आरजेडी के जेडीयू के वोट बैंक को टारगेट कर रही हैं। इसी पे आज चर्चा करेंगे आखिरकार क्या होने जा रहा है बिहार की सियासत में और लोकसभा चुनाव के साथ साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी और बीजेपी कैसे तैयारी कर रही है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, राहुल आनंद बीजेपी से और जितेंद्र यादव आरजेडी से, और समझेंगे कि दोनों का निशाना कहां है, क्या करने जा रहे हैं दोनों। जितेंद्र यादव, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जितेंद्र यादव जी जी। तो क्या इस बार प्लान है? आपने तो नई समीकरण गढ़े हैं, थोड़ा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए इस बार जो नए नारे क्यों गढ़ने पड़ रहे हैं एमवाई से बाहर निकलकर? वही नारा नहीं है सर, ये हमारा नारा बरसों पुराना नारा है। वर्तमान परिस्थिति में जो लोग शगुफा छोड़ते आए हैं, तो कुछ हमारे देश में अशिक्षा बहुत बड़ी बीमारी है, अज्ञानता है और वंचित, उपेक्षित, शोषित समाज में
कुपोषण का शिकार लोग हैं, मानसिक तौर पे लोगों को आजाद कराया गया, लेकिन पूंजीपति लोग उनके बीच तत्क्षण प्रलोभन देके जुमलेबाजी करके कुछ शगुफा छोड़ते रहते हैं। इसलिए उनको स्पष्टीकरण के लिए माई से बाप और A to Z की परिभाषा बतानी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि आप देश के आजादी के बाद जो बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान रचे, जो मान ली कि कर्पूरी ठाकुर जी आरक्षण की बात की है, जयप्रकाश नारायण जी जो संपूर्ण क्रांति की बात की है, जो महात्मा गांधी जी का सर्वोदय का शब्द था, तो सवाल है दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का जो सवाल था, जो अंतिम व्यक्ति है उसका भी उदय होना चाहिए। तो बाबू लालू प्रसाद यादव इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वंचित, गरीब हर तबके के लोगों को, सामंती लोग का जब बहुत बड़ा कुठाराघात अत्याचार चल रहा था, उस पीरियड में उन्होंने संघर्ष करके पहली दफा शपथ ग्रहण भी किया मुख्यमंत्री के तौर पे। तो पहली दफा उन्होंने गांधी मैदान में शपथ ग्रहण किया और 74 की जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उन्होंने जो भी लड़ाई हुई, हर संघर्ष में मुखर होके हिस्सा लिया। अगली पंक्ति में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। सभी समाज में जब जो लोग सामंती थे उनको केवल छोड़ दिया जाए, तो सभी समुदाय को एक साथ लेके सब में जागृति लाना, मानसिक रूप से आजाद कराना, जुबान देना, जिनके बाप दादाओं को बैठने खटिया पर नहीं दिया जाता था, उस वैसे लोगों को सामंती के सामने बिठाना, कुर्सी पे बिठाना, पदाधिकारी जो ब्यूरोक्रेट्स का जो भ्रष्टाचार था उसके सामने पदाधिकारी जनता मालिक होती है, यह बात पदाधिकारी को बताना। तो ये जो रिक्स लिए लालू प्रसाद यादव, जो ये बिहार की जनता को अगुवाई की है, तो उसी का परिणाम है कि ये कुछ लोगों के नजर के कांटे बने रहे। और एक ही केस में जगन्नाथ मिश्रा को बेल होती है और उनको जेल होती है। और 1952 से लेकर 1980 तक आप देखेंगे तो कोई भी अल्पसंख्यक का बेटा, कोई भी दलित का बेटा, कोई भी ओबीसी का बेटा 5 साल पूरा कार्यकाल, एक कार्यकाल भी मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं रहा है। इससे परिस्थिति में बाबू लालू प्रसाद यादव ने युद्ध किया। बाद के दिनों में अब जो स्थिति है, जब हम डेवलपमेंट की बात किए, मानसिक आजादी की बात किए, हमारी संख्या भारी है, हमारी समुदाय जो है उसकी आरक्षण की जरूरत थी, उसे सपोर्ट पोषण की जरूरत थी। तो उसके जो हकमारी लोग कर बैठे थे, उन्होंने कहा जंगल राज। क्यों कहा भाई? क्योंकि हम 90% में से आते हैं। अब अभी आप बात कर रहे थे नीतीश कुमार जी भी उस टाइम लालू जी के छोटे भाई की तरह थे, वो साथ में ही थे। जयप्रकाश नारायण जी भी के नेतृत्व में, रामविलास पासवान जी हों या जो भी बिहार में आपको समाजवादी विचारधारा से ताल्लुकात रखने वाले दल हैं, नेता हैं, वो सब लोग उस समय एक साथ ही थे। बाद के दिनों में जैसे जैसे समाज जागृति होते गई, या फूट डालो शासन करो, भाई भाई में लोग लड़ाते चले गए। तो ठीक है, तो लोकतंत्र के मंदिर में किसी न किसी रूप से लोग पहुंचे, परंतु जो विकास होना चाहिए आम जनता का। हेलो, आवाज जा रही है मेरी? जी। तो जो बिहार की जनता का विकास होना चाहिए था जमीनी स्तर पर, उसमें बाबू लालू प्रसाद यादव एफर्ट्स लगाए और हुआ भी। लेकिन बाद बाकी कुछ लोग मौका प्रस्त हो गए, पैसा कमाने के चक्कर में आउट ऑफ बिहार की राजनीति करने लगे। कोई जिधर गए उधर शादी कर लिए, कोई जो मौका प्रस्त पूंजीवादी लोग से, देखिए परिवार को लेके चलना, समाज को लेके चलना, जनता के बीच एक अच्छा मैसेज हमेशा देते हुए एक काम करना, ये आरजेडी के बस की बात है। नहीं जितेंद्र, मैं सब ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि बीजेपी और आरजेडी दोनों के टारगेट पर जेडीयू है। देखिए, जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए दोबारा से, और उनसे पूछा गया लालू प्रसाद यादव से कि यदि नीतीश कुमार वापस आएंगे तो आप रखिएगा, अपने का दरवाजा खुला है, संभावनाएं खुली रहती है।
तो यानी कि जो व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले छोड़कर गया है उसको दोबारा से आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार जरूरी है, लेकिन क्यों जरूरी है? क्योंकि उनका वोट बैंक चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए और आपको भी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की वजह से ही आप बिहार की सत्ता से बाहर गए, दूर गए। और ये देखिए, नीतीश कुमार ने गैर यादव, ओबीसी और अति पिछड़ों को का वोट छीन लिया आरजेडी से, जबकि इस वोट बैंक को किसने लामबंद किया था? 1990 के दशक की बात करें तो लालू प्रसाद यादव ने। वो वोट बैंक चला गया नीतीश कुमार के साथ, आप रह गए अलग। 2004 के बाद आप जब 2015 में साथ आते हैं तब थोड़ा सा आपका प्रदर्शन सुधरता है। और रामविलास पासवान ने दलितों को छीन लिया। अब स्थिति बिगड़ गई है। अब तो खैर जीतन राम मांझी भी आ गए, उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए, और सारे लोग आ गए। लेकिन अगर कोई नुकसान में है, किसी को नुकसान हो रहा है, चाहे वो बीजेपी की तरफ चला जाए और चाहे वो आरजेडी की तरफ चला जाए, वो है नीतीश बाबू। अब वो डाउनफॉल में आ गए हैं, यानी कि अब कौन कितना वोट छीन सकता है जेडीयू का, ये एक बहस का विषय है। वही हम समझना चाह रहे हैं, कितना परसेंट छीन आपने कब्जा कर लिया, सेंध लगा ली। क्योंकि जो आपने बाप जो गढ़ा है ना नया नारा, और जिस तरह से तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि ये नई आरजेडी है, ये लालू प्रसाद यादव वाली आरजेडी नहीं है, तो कितना आप कामयाब हो पाए? देखिए, बाबू लालू प्रसाद यादव जी 1990 में जब मुख्यमंत्री हुए तो आप एक चीज जानते हैं, उनका जो वोट बैंक था, उनसे जो बिहार की जनता का लगाव था, उसी में जब भाई भाई में बांट दिया गया तो नीतीश कुमार जी को उसी से शेयर मिला, रामविलास पासवान जी को भी उसी से मान की समाज में मिला। अब जब भाई बालिग हो गया था तो भाई मुख्यमंत्री बन गया तो ये नीतीश कुमार जी, अब बेटा भी बालिग हो गया है और बेटा में भी वो ऊर्जावान है, नौजवान है, उसकी सोच अच्छी है, वो एक अच्छा क्रिकेटर भी रहा है। उसने अपने जब उसके पिताजी को मतलब जेल भेज दिया गया था, भ्रष्टाचार के झूठे आरोप में जब जेल भेज दिया गया था, जब ईडी सीबीआई तंग कर रही थी, वैसे परिस्थिति में उसने अपना कैरियर नहीं देख के उसने बिहार की जनता के मान सम्मान के लिए राजनीति में प्रवेश किया। उसमें भी अपने बल पे एक हेलीकॉप्टर के पीछे पूरे भारत सरकार का कैबिनेट 30-30 हेलीकॉप्टर। आज आप बिहार की राजनीति में देख लीजिए तो नरेंद्र मोदी किसके पीछे? तेजस्वी यादव के पीछे। नीतीश कुमार किसके पीछे? तेजस्वी यादव के पीछे। हाय बाप, आप लोग कह रहे हैं 17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, 9 बार आपने शपथ ग्रहण किया, लेकिन आपको एक 33-34 साल का लड़का पसीना छुड़ा के रख दिया है। आज मान लिया कि सबसे बड़ी बात है, चुनाव आती है, चुनाव एक प्रक्रिया है, सरकार बनना एक प्रक्रिया है, लेकिन जो भी लोग सरकार में हैं, एनडीए के लोग हैं या यूपीए के लोग हैं, वो जनता के काम करेंगे तो जनता उनको सर आंखों पे बिठाएगी। जनता का काम नहीं करेंगे तो जनता जिस रास्ते, मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट जाता हूं, मैं कल की ये घटना आप लोग भी देखे होंगे, माननीय कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह जी और हमारे सांसद हैं, कल एक हाथ में लोग बीजेपी का झंडा लिए हुए, दूसरे हाथ में काला झंडा लिए हुए, उनके सामने सैकड़ों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो उनका संसदीय क्षेत्र है और जहां उनके एमएलए भी हैं। सुरेंद्र मेहता जी भी बछवाड़ा विधानसभा के एमएलए भी वही हैं, जहां का एमएलए भी जिस क्षेत्र में उनका हो, जहां एमपी भी उनका हो, जहां राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी उनका हो, एसएस अहलुवालिया का गृह जिला हो, और वैसे जगहों पे यदि काला झंडा दिखाया जा रहा है, इसका मतलब है कि आपने वहां लोगों लफाजी किया है, काम नहीं किया है लोगों के बीच में। और यही वक्त है लोग आपके विरोध करके आपकी मतलब जो कार्यशैली का बखान करेंगे, तो लोगों ने किया है। नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये रहा कि आपने बहुत ही पॉलिटिकली घुमा फिरा के जवाब दिया, लेकिन नुकसान तो जो है आरजेडी जेडीयू को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और देखिए इस बार जबकि आरजेडी भी जो है पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में टारगेट कर रही है, किसी तरीके से बीजेपी की गढ़ में कुछ सेंध लगाई जाए, क्योंकि आप लोगों को चाहे फायदा कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2025 में, उसके लिए भी तो तैयारी करनी है। सर
एक ही मैसेज है, क्लियर मैसेज है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो। जिस सामंती के खिलाफ, जिस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हमने आम जनता को राजनीतिक उत्थान, शारीरिक उत्थान, शैक्षणिक उत्थान की राजनीति से मुख्य धारा से जिस जनता को जोड़ने का प्रयास किया, जिस दलों को, नेताओं को जोड़ने का प्रयास किया, जो लोग आज अपनी अलग पार्टी भी बना दिए हैं, यदि वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, यदि वो अपनी जनता को, अपने वोट बैंक को भी मतलब उसके साथ लफाजी बयान करते हैं, तो आज तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार की जनता गांधी मैदान में भीड़ लगा के और 9 दिनों में पूरे बिहार की 3500 किलोमीटर की यात्रा एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। ऐसे परिस्थिति में हम, जो लोग हमारे समाजवादी के लिए संघर्ष का हिस्सा बनना चाहेंगे, बिहार और देश की जनता के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवा, बेरोजगार युवाओं के लिए जो लोग संघर्ष करेंगे, हमारे यहाँ उनका सहर्ष स्वागत है। उनके लिए 24 घंटा 365 दिन मेरा दरवाजा खुला हुआ है। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं, शिवानंद तिवारी जी से पूछ लीजिएगा, उनके इंटरव्यू में जानते होइएगा, जिन्होंने उनको जेल भेजा और जेल से यदि सुबह आते हैं, अगले दिन आते हैं तो भी कहते हैं प्रणाम बाबा। लालू यादव का क्षमा करना भी एक बहुत बड़ा अद्वितीय गुण है और लालू यादव अपने बयानों से कभी यू टर्न नहीं लिए हैं। आप देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में लोग देख रहे थे, लेकिन अब उनके बयानों में देख लीजिए कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, इंडिया नहीं, एनडीए में नहीं जाएंगे, अब इधर उधर नहीं भागेंगे प्रधानमंत्री। अब उनके बातों को कोई नोटिस उनका एमएलए नहीं कर रहा है, जनता नहीं करती है ना सर। और 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, बुलेट ट्रेन चला देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, लाहौर में झंडा फहरा देंगे। किया भाई, बुलेट ट्रेन तो छोड़ दिए, पैसेंजर ट्रेन का भी टिकट बढ़ा दिया और प्लेटफॉर्म टिकट भी 51 रुपया कर दिया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट देखिए, उल्टे मुजफ्फरपुर में एक चूहा पकड़ने का बिल जो है 168,000 रुपया होता है। आज डोकलाम आंख दिखा रही है। आज अंतरराष्ट्रीय स्कोर में आप देखिए तो भारत भुखमरी में कहां खड़ा है। तो मनमोहन सिंह का देखिए, बात होनी चाहिए प्रेजेंट प्रधानमंत्री के कार्यकाल से, और बात होनी चाहिए इनके पहले जो प्रधानमंत्री रहे उनकी बात होनी चाहिए। 10 साल बनाम 10 साल, अब ये 70 से जोड़ते हैं। आज हम एक भी, जो कुछ भी देश में बनाया हुआ है वो कांग्रेस का ही दिया हुआ है, जिसपे मोदी जी ने बेचने का काम किया, जिसपे उन्होंने एंजॉय किया, जिसमें तरह तरह के उन्होंने ड्रेस बदलने का काम किया, विदेशी सफर किया। मोदी जी का अपना बनाया हुआ बिहार में नहीं, बिल्कुल देखिए, आपकी बात समझ में आती है। अगर आरजेडी जो है बीजेपी को और जेडीयू को टारगेट नहीं करेगी तो किसको टारगेट करेगी? आपने अपनी पूरी बात में बीजेपी और जेडीयू की बात की, आपने ना तो उपेंद्र कुशवाहा की बात की, ना आपने जीतन राम मांझी की बात की, ना किसी एआईएमएम की बात की। मतलब आपकी जो हमारी जो पूरी चर्चा है वो इसी बात के ऊपर है कि पूरे, नहीं आपने चिराग पासवान की बात की, आपने सिर्फ बीजेपी और जेडीयू की बात की। तो यानी कि जेडीयू जो है, बीजेपी को यदि अब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तभी तो आपको फायदा होगा। तो अभी यदि बीजेपी ज्यादा फायदा ना ले जाए, जेडीयू को ज्यादा वोट बैंक ना ले जाए, यानी कि अब नीतीश बाबू एक ऐसे वो हो गए हैं कि जिनका वोट बैंक किसके पास जाएगा, क्योंकि आपकी छटपटाहट है कि भैया हमारा वोट बैंक वापस मिल जाए, जिसको कभी नीतीश कुमार ने छीन लिया था, और बीजेपी की कोशिश है कि हमें जेडीयू का वोट बैंक मिल जाए, जिससे हम थोड़ा और आगे बढ़े बिहार के अंदर और हमें जरूरत ही ना पड़े किसी के साथ गठबंधन करने की, हम अकेली एक बड़ी पार्टी के रूप में खड़े हो जाएं। और तेजस्वी यादव की कोशिश तो खैर है, यदि 10% और वोट बैंक वो साध लेते हैं तो शायद फिर वो बिहार में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 32% एमवाई का समीकरण है आप लोगों के साथ में। और बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि यादव वोट बैंक में सेंध लगा दे, तभी उसने यादव महाकुंभ किया लखनऊ में, मोहन यादव को उतार दिया मुख्यमंत्री। तो ये पूरा जो सियासी समीकरण है ना, ये जो खेल चल रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार बिहार की राजनीति में कौन किसको टारगेट कर रहा है, कैसे लड़ रहा है और किसको कितना वोट परसेंट की दरकार है। अब ये इसको सर ऐसे समझते हैं, आप देख रहे होंगे 1980 के पास, 90 के आसपास में
निर्वाचन आयोग काफी एडवर्टाइज करते थे कि मतदान में हिस्सा लीजिए, उसके बावजूद भी सामंती लोग, उपेक्षित वंचित गरीब लोगों के नाम पे वोट गिर जाता था, उन्हें बूथ मतदान केंद्र पे पीटा जाता था, उन्हें मान लें कि वोट में भ्रष्टाचार, लोकतंत्र के पर्व के दिन बहुत सारी धांधली और मारपीट होती थी, बहुत सारे लोगों का जान चला जाता था। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव जी आए, बहुत सारे लोग आए, सिस्टम टेक्नोलॉजी जब आते चली गई, वैसे परिस्थिति में आप देखते हुए कि आरक्षण जब मिला लोगों को तो वोट परसेंटेज बढ़ा। आज वोट परसेंटेज आप देखते होंगे कि उस समय मान लें कि 28-30% होती थी, तो लोकतंत्र का 70% लोग तो हिस्सा ही नहीं ले पाते थे मतदाता। उसके बाद आप चले आइए, फिर देखते हुएगा लगभग 60% और 50% के बीच में आती थी, तो 50-60% में आ गई। आज 75% आरक्षण हुआ है, तो जो वोट पोल हुआ है वो 72% तक राजस्थान, मध्य प्रदेश में पोल हुआ है। तो ऐसे जैसे समाज में जागरूकता आई तो मतदाता हिस्सेदारी लिए, और तभी जाके मान लीजिए कि रियल लोकतंत्र के हीरो उसमें आ सकते हैं। अब रही बात उम्मीदवारों की, उम्मीदवार किसी भी क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में 5 उम्मीदवार हो, 10 उम्मीदवार हो, 10 दल अलग अलग लड़े या गठबंधन करके लड़े, लेकिन सांसद तो एक ही लोग को बनना है, और सांसद उन्हीं को बनना है जिनको जनता प्यार देगी, और जिनको जनता प्यार देगी, जनता जिनको आशीर्वाद देगी, उनको मतलब जो है भयभीत नहीं होना है। भयभीत वो लोग हो रहे हैं जो ईवीएम पे डिपेंड हैं, भयभीत वो लोग हो रहे हैं जो निर्वाचन आयोग को हाईजैक करना चाह रहे हैं, भयभीत वो लोग हो रहे हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अवैध चंदा वसूल रखे हैं। ऐसे लोग जिनको की जनता के बीच में कोई काम नहीं करना है, सिर्फ बैठाए पैसा पे खरीदना है, भ्रष्टाचार कराना है, धांधली कराना है, और तो ऐसे लोगों को डर होती है ना। हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग को खेत के पगडंडी पे आप बिठा दीजिए, हम 12 घंटा 24 घंटे धरना देने में सक्षम है, और आप एसी वाले नेता को बिठा दीजिए, वो 2 घंटे में वहां बैठने तो छोड़ दीजिए, उस पगडंडी पे जाना भी कबूल नहीं करते हैं। सिर्फ दिल्ली के कनाट प्लेस ऐसा जगह में, चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, मैं समझ गया आप करते हैं। नहीं, आपकी बात मैं समझ गया कि आप जो है उनको एसी वाला नेता, और आप जो है समाजवादी नेता जो कि गली पगडंडी या खेत खलियान और जमीनी नेता हैं, अब खाटी नेता हैं, वो एसी वाले नेता हैं, ठीक है। तो अब कितना वोट बैंक आप साथ पाएंगे, क्योंकि मैं आपको डेरेल नहीं होने दूंगा, वहीं रखूंगा जहां मैं बात कर रहा हूं। 10% वोट बैंक और चाहिए, तो कितनी लग रहा है किस बार कुछ सफलता मिलेगी आप आरजेडी को, और आप अपना खोया हुआ रसूख, खोई हुई राजनीति वापस हासिल कर पाएंगे, और लालू प्रसाद यादव की बजाय ये आरजेडी अब जो है तेजस्वी यादव की आरजेडी के रूप में पहचानी जाएगी? सर, आरजेडी के रूप में तो विधानसभा में ही क्लियर हो गया था, बड़ी पार्टी 100 सीट पे लड़ रहे थे, उसमें भी क्लियर हो गया था, और चाचा हमारे चल गए एनडीए में तो उनका सीट भी घट गया। अब एक चीज देख लीजिए ना सर, एक अद्भुत परिणाम होने वाला है, जो नरेंद्र मोदी जी के शगुफा के कारण जो युवाओं में, किसानों में, महिलाओं में जो आकर्षण 2014 में मोदी जी के प्रति थी, वही उसके उलट 2024 में होने जा रहा है। चलिए, ये नहीं है, ये आत्मविश्वास अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर जनता जनार्दन है, वही फैसला करेगी, और वो हम भी देखेंगे जनता किस तरीके से वोट डालती है। फिलहाल आप सर भीड़ आप देखिए ना, गांधी मैदान में जो भीड़ थी, नहीं भीड़ जो है वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी गारंटी नहीं होती है। ऐसे तो भीड़ बहुत सारी जगह पे दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं होती। वो 100% हो जाए ना, तो ये पूरे इंडिया में 400 बोल रहे हैं, 40 सीट भी नहीं ला पाएंगे भाजपा वाले, यदि वो भीड़ जो है वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाए। परंतु और या बेईमानी ना हो, आप बिहार विधानसभा में 2 वोट 4 वोट 5 वोट से मॉबिंग टेस्ट पे मामला अटका हुआ था, कि जो बैलेट पेपर होता है सुबह में पदाधिकारी काउंट कर लिए, और उस पे रिपीट मतलब जो है फिर ईवीएम काउंटिंग के बाद उसमें क्रॉस वोटिंग कराया गया। एक एक पदाधिकारी को अभी धमकाया जाता है, वहां से गृह विभाग का दुरुपयोग हो रहा है, सीडी, ईवीआई, इनकम टैक्स, जितने बड़े पैमाने पे ये 10 साल के दरमियान में हर मतलब जो है 100 सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। शायद इतना कभी आजादी से लेकर आज तक सत्ता का दुरुपयोग नहीं हुआ था। हम ये बात समझते हैं कि बाबू लालू यादव के प्रति कांग्रेस के द्वारा मान केस किया गया, तो
केस में जांच चल रही थी, सारी बात चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक एमएलए चेतन आनंद को एमएलए को उठाने के लिए गृह मंत्री नित्यानंद राय को तेजस्वी यादव के आवास के पहले 22 गाड़ी से काफिला साधना पड़ता है। और वही नेता जब बापू सभागार में जब आयोजन करते हैं पान समाज का, यादव समाज का, उनके मोदी जी के भीड़ में, बेतिया में आप जा देखिए तो बेतिया में कुर्सी पूरी खाली की खाली पड़ी हुई थी। बेगूसराय में भी लोग उनके भीड़ में कह रहे थे कि हम तेजस्वी यादव को देंगे। एक बीजेपी की नेत्री अनामिका पासवान जी के सामने अभी लोग बोल रहे थे कि हम लोग तेजस्वी को देंगे, तेजस्वी को देंगे। तो वोटर को किसी से डर नहीं है, और वोटर राष्ट्रीय जनता दल को, यूपीए गठबंधन को वोट करती भी है, लेकिन यहाँ पे ईवीएम में धांधली हुई है, इसका भी पुख्ता सबूत मिल गया है न्यायपालिका में। अब न्यायपालिका में भी न्यायाधीश को धमकाया जाता है। चलिए ठीक है, वो अब आपकी बात नहीं, ठीक है, आप कुछ भी कहिएगा, न्यायपालिका न्यायाधीश को धमकाया जाता है। फिलहाल ये था कि तेजस्वी यादव अब एमवाई की जगह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र यादव जी, आपने हमसे बातचीत की, अपना बहुमूल्य समय दिया। तेजस्वी यादव इस वक्त एमवाई की जगह पे बाप का एक नया नारा गढ़ रहे हैं और आरजेडी की नई परिभाषा भी बता रहे हैं लोगों को। उनकी निगाह है कि एमवाई का जो 32% का वोट बैंक है उससे आगे निकलकर 10% वोट बैंक और आ जाए, जिससे कि बिहार की सियासत में आरजेडी फिर से वैसी खड़ी हो जाए जैसे कि 2004 में थी। और एक और कोशिश है कि इस बार की आरजेडी लालू प्रसाद यादव की आरजेडी नहीं, तेजस्वी यादव की आरजेडी के रूप में पहचान बना पाए। इस लोकसभा चुनाव में जो होगा वो होगा, लेकिन 2025 के चुनाव की नींव आरजेडी रखती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि उसको विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और पूरे सेंटर में जेडीयू है कि जेडीयू का वोट बैंक कितना आरजेडी के पास जा पाता है और कितना बीजेपी के पास जा पाता है। और नीतीश बाबू की जगह बिहार के केंद्र में यदि कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहता है कि सियासत उसके आगे पीछे घूमे, तो वो इस वक्त एक नाम उभरकर सामने आ रहा है, और वो नाम है चिराग पासवान का। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप राजकीय रणक्षेत्र।